चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं पर्यटन, और हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का पर्यटन। पर्यटन हम बोल सकते हैं टूरिज़्म, अर्थात जो मध्य प्रदेश है उसका टूरिज़्म हम पढ़ेंगे। और इसके पहले हमने कला एवं संस्कृति जो है पूरी कंप्लीट हो गई हमारी, उसमें हमने सारी चीज़ें देखें। और जो पर्यटन है उसमें हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने वाले हैं, मतलब जो पर्यटन स्थल है उनसे संबंधित बहुत सारी जानकारी कुछ देखेंगे हम यहाँ पे। गुफाओं के बारे में, कुछ दुर्ग किले के बारे में देखेंगे, और इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश में। उन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम इसके बारे में। तो जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थलों का विकास करने के उद्देश्य से हम देख सकते हैं यहाँ पे जो 1978 है, 1978 में राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी। और प्रदेश में पर्यटन के विस्तार, निजी निवेशक मतलब जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं उनको आकर्षित करने, और पर्यटन नीति के क्रियान्वयन एवं प्रदेश में समग्र पर्यटन विकास एवं प्रोत्साहन कार्य करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यहाँ पे एक 22 फरवरी 2017 को मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड इसका गठन किया गया था। और जो बोर्ड है, बोर्ड के गठन के पूर्व जो गतिविधियां मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अंतर्गत थी, मतलब इसके अंतर्गत राज्य पर्यटन विकास निगम के अंतर्गत थी इसके गठन के पहले। तो हम देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, जैसे अगर देख सकते हैं पर्यटन संवर्धन इकाई, पब्लिक सिटी योजना एवं जो साहसिक और जो जल पर्यटन है आदि सभी इसके अंतर्गत आ गई। मतलब पहले जो जिम्मेदारी राज्य पर्यटन विकास निगम के अंतर्गत आती थी वो कहाँ ट्रांसफ़र कर दी गई? मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के अंतर्गत। कब से? 2017 के बाद से। तो हम ये देख सकते हैं। और इसके अंतर्गत अगर देखें हम यहाँ पे, तो जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थल हम देख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश का आप देखें तो उसका नक्शा तो हमने बहुत बार देख लिया पीछे। और अगर भारत के अंतर्गत देखें तो भारत का कुछ इस प्रकार जो है मैप में यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। ये रफली जो मैप है, आप इसको फाइनल नहीं मानना, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये आप इस प्रकार जो मैप है वो आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं। ये बन गया हमारा भारत का नक्शा। और भारत के नक्शे में आप देख सकते हैं यहाँ से आपको, यहाँ कहीं से आपको राजस्थान देखने को मिलेगा, और इतना भाग आपको एमपी में देखने को मिलेगा यहाँ कहीं बीच में, ठीक है। तो राजस्थान के बाद सेकंड नंबर पर क्षेत्रफल के स्थान पर कौन सा आता है? मध्य प्रदेश आता है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखें तो मध्य प्रदेश का स्थान कैसा है? दूसरे नंबर पर है। और इसकी जो है मतलब पर्यटन की दृष्टि से देश में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं चारों ओर जो बिखरी हुई प्राकृतिक सुंदरता है, उसके कारण पर्यटक काफ़ी आकर्षित होते हैं, और पर्यटकों का ध्यान यहाँ पे आकर्षित होता है। मध्य प्रदेश में अनेक पर्यटन स्थल है जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं, जैसे कि ऐतिहासिक रूप से हम देखें, ऐतिहासिक और पुरातात्विक कुछ देख सकते हैं प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से। इसके अलावा कुछ वन्य प्राणी हम देखेंगे। वन्य प्राणी मतलब जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है उसके हिसाब से भी जो कुछ पर्यटन स्थल है वो हम देख सकते हैं। धार्मिक महत्व के जो कुछ पर्यटन स्थल है उनके बारे में भी हम यहाँ जानेंगे। तो ये चारों कैटेगरी में हमको मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ हम एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। जैसे कि ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थल की बात करें तो सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं, देखिए ऐतिहासिक के अंतर्गत सबसे पहले हम गुफाओं के बारे में बात करेंगे। तो गुफाएं आपके सामने देख सकते हैं, देखिए भीमबेटका जो है पुरातात्विक एक प्रकार से बहुत जो पुरापाषाण कालीन स्थल भी इसको माना जाता है। भित्ति चित्र जो इसकी जो चित्रकारी है इसके अंदर, उसके कारण। और भीमबेटका एक प्रकार से जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी इसको शामिल किया गया है, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये 2003 में यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया गया था। इसके अलावा उदयगिरी हम देखेंगे, भरथरी गुफा, उसके बाद मृगेंद्रनाथ, बागी की गुफाएँ, माड़ा की गुफाएँ, पचमढ़ी की गुफाएं, बिलोवा की गुफाएं और आदम की गुफाएं। इसके बाद हम कुछ जो है दुर्ग और किलों के बारे में भी बात करेंगे। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे विस्तार से देखने वाले हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे पहली कैटेगरी अर्थात ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भीमबेटका की।
तो भीमबेटका की अगर यहाँ पे बात करें हम तो हमको भीमबेटका कहाँ देखने को मिलती है, सबसे पहले उसकी लोकेशन देख लेते हैं रायसेन में। और रायसेन कहाँ है ये देखिए, देख सकते हैं आप, देखिए मैंने लोकेट करके रखा हूँ। तो आप इस प्रकार अगर निशान लगाते चलते हैं मैप में, तो आपको मैप की जो सारी चीज़ें हैं वो तो एकदम से क्लियर हो जाएगी और मैप बनाते भी आपसे बनते जाएगा। तो आप मैप जो है एक प्रकार से देखिए रफली आप बना सकते हैं। तो आप यहाँ से अगर नॉर्मल इस प्रकार से अगर मैप तैयार करें, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, इस प्रकार आप जो है ये जो रफ मैप है वो इस प्रकार आप बना सकते हैं मध्य प्रदेश का। ज़्यादा आपको डेकोरेशन नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है आपको ग्राफिक्स डिज़ाइनर नहीं बना रहा है, वो आपके अंदर जो है अधिकारी की परख कर रहा है। तो आपको एक लोकेशन पता होनी चाहिए, लगभग यहाँ पे आप जो है रायसेन बना सकते हैं इसके हिसाब से। और यहाँ हम भीमबेटका के बारे में देख रहे हैं, तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, रायसेन के अंतर्गत। मतलब जो गुफाएँ है भोपाल से लगभग 46 किलोमीटर दूर दक्षिण में रायसेन जिले में स्थित है। और गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमाला से घिरे हुई है। और यहाँ देखिए जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की प्राचीनतम गुफा है, पूरा पाषाण कालीन जो संस्कृति है उसका एक उदाहरण के रूप में इसको हम देख सकते हैं। और इस गुफा को खोजने का श्रेय है किसको जाता है, विष्णु बाकणकर को जाता है। इस गुफा को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग है, मतलब जिसे हम बोलते हैं ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो सर्वेक्षण मतलब जो इंडिया के अंतर्गत जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वेक्षण ऑफ इंडिया, अगर देखें तो इसमें हम भोपाल मंडल ने 1990 में इसको राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित कर दिया। साथ ही हम देख सकते हैं इसके बाद हम देखें जुलाई के अंतर्गत 2003 में यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व धरोहर की सूची अर्थात विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल कर लिया। और इस हिसाब से अगर देखें तो ये तीसरा स्थल है, तीसरा स्थल अर्थात भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत तीसरा स्थल है जिसको विश्व विरासत के रूप में शामिल किया गया। इसके पहले अगर देखें तो इसके पहले जो है आपको खजुराहो देखने को मिलेगा और प्लस एक सांची देखने को मिलेगा। तो ये दो स्थान आपको मतलब ये 1986 में देखने को मिलेगा और ये 1989 में। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम यहाँ पढ़ेंगे, तो एक आपके अंदर जो है आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। तो भीमबेटका के बारे में हमने यहाँ पर जाने। अब हम नेक्स्ट जो गुफा है जिसका नाम है उदयगिरी की गुफा। तो ये देखिए इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए देखिए आपको छोटे पॉइंट दिखेंगे, ठीक है। तो उदयगिरी की गुफा, भरथरी की गुफा, मृगेंद्रनाथ की गुफा और बागी की गुफा। तो आप सभी की लोकेशन पहले ट्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं उदयगिरी की गुफा। तो ये आपको विदिशा में देखने को मिलेगी। तो विदिशा आप मध्य प्रदेश में अगर देखें तो आपको विदिशा यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो विदिशा में ये देखने को मिलेगी। और यहाँ हमको मुख्य रूप से इनकी संख्या 20 मिलती है, मतलब जो गुफाएं है वो 20 है। और ये जो गुफाएं है एक प्रकार से देखें तो 4वीं और 5वीं शताब्दी की गुफा है। इसमें से 1 और 20वें नंबर की जो गुफा है वो जैन धर्म से संबंधित है। इसके अलावा गुफा नंबर 5 ये इस मतलब ये जो है बराह अवतार, जो विष्णु भगवान का बराह अवतार है उससे संबंधित। और ये गुप्त वंश की एक प्रकार से अगर देखें तो अद्भुत निर्माण कला का उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। कहाँ पे है ये, विदिशा में, ठीक है, उदयगिरी की गुफा। दूसरी गुफा हमको देखने को मिलेगी भरथरी की गुफा। तो भरथरी की गुफा हमको कहाँ देखने को मिलेगी, उज्जैन में। और उज्जैन कहाँ पे है, ये वाला भाग आपको उज्जैन दिख रहा है, उज्जैन जिला, उज्जैन में। और इन जो गुफा है, गुफा की कुल संख्या हमको 9 देखने को मिलेगी। इसके अलावा इनमें से जो है कुछ खंडित भी हो चुकी है जो गुफा है उसमें। और ये निर्माण की अगर बात करें तो जो परमार वंश थे, परमार वंश के राजाओं ने इन गुफाओं का निर्माण 11वीं शताब्दी में, ठीक है, 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया। और जो निर्माण कराने वाले थे राजा मतलब निर्माण कराने वाले ने कराया। तो इसमें हम देख सकते हैं राजा भरथरी की स्मृति में इसका निर्माण कराया गया, इसलिए इसका नाम क्या है, भरथरी की गुफा है। और ये जो गुफा है उज्जैन से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। जो एक महल है, महल के पास स्थित है। और इन गुफाओं में एक प्रकार से देखें तो जो निर्मित सभी चित्र रंगीन है और जो उज्जैन नगर की एक प्रकार से सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट जो गुफा है मृगेंद्रनाथ की गुफा, और ये हमको रायसेन में देखने को मिलती है। तो रायसेन कहाँ पे है, ये वाला भाग आपको रायसेन दिख रहा है, रायसेन जिला, रायसेन में देखने को मिलती है। और इसकी जो खोज है 2009 में की गई थी। 2009 में किसके द्वारा की गई थी, यहाँ देखें तो जो मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग है इसके द्वारा यहाँ पे 2009 में इसकी खोज देखने को मिलती है। और ये जो गुफा है वो जैन धर्म से संबंधित है। रायसेन ज़िले में मतलब जो पाटनी गांव है उसके पास ये स्थित है। और इसकी लंबाई लगभग 1 किलोमीटर है, जो राज्य की भीमबेटका गुफाओं से समानता भी रखती है। नेक्स्ट है हमारे सामने बागी की गुफाएं। तो बागी की गुफाएं आपको कहाँ देखने को मिलेगी, धार जिले के अंतर्गत बागी की गुफाएं देखने को मिलेगी।
इसके अंतर्गत कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, तो ये तो बाघनी नदी के पास में है, धार के अंतर्गत। और जो गुफा है इनका आकलन हम एक प्रकार से अजंता की जो गुफाएं है उनके समान हम देख सकते हैं, जो कलापूर्ण भित्ति चित्र है उससे की जाती है। निर्माण की अगर बात करें तो 34 से 7वीं शताब्दी के मध्य जो है इसका निर्माण किया गया था, और इन्हें जो है एक प्रकार से बौद्ध चित्रों के जो प्राण है उसको मतलब बौद्ध चित्रों के प्राण भी कहते हैं। इसके अलावा इन गुफाओं की जो संख्या है वो हमको 9 देखने को मिलेगी, और जिसमें से हमको 4 नष्ट होती हुई दिखती है, जिसके अंतर्गत गुफा नंबर 2 से 5 जो है बौद्ध मूर्तियाँ पाई जाती है, जिन्हें स्थानीय लोग यहाँ एक प्रकार से 5 पांडव मानते हैं। और गुफा नंबर 4 जो है उसको एक प्रकार से क्या कहा जाता है, रंग महल कहा जाता है। तो ये हमने देखे हैं बाघ की गुफा। इसके अलावा कुछ और गुफाएं हमको देखने को मिलती है, जैसे कि ये देखें हम माड़ा की गुफाएं, पचमढ़ी की गुफाएं, बिलोवा की गुफाएं, आदम की गुफाएं। तो सबसे पहले देखते हैं माड़ा की गुफा, तो आपको सिंगरौली में देखने को मिलेगी। सिंगरौली आप देख सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, ठीक है, सबसे पूर्वतम जिला है मध्य प्रदेश का। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगी कौन सी, माड़ा की गुफा सिंगरौली में। और इसी के अंतर्गत देख सकते हैं हम, देखिए जो सिंगरौली के अंतर्गत जो गुफा है माड़ा की, इन गुफाओं का जो निर्माण है वो 7वीं से 8वीं सदी में कैमूर की पहाड़ियों को काटकर इसको बनाया गया है। इन गुफाओं का संबंध हम देख सकते हैं रामायण काल से देखने को मिलता है। और जो मान्यता है उसके अनुसार अगर देखें तो रावण ने जो मंदोदरी है उसके साथ इन्हीं गुफाओं में गंधर्व विवाह रचाया था। और रावण माड़ा नामक जो गुफा है उसमें नटराजन की नृत्य करती मूर्ति, पत्थर ढोते बानरों के चित्र, देवी देवताओं के चित्र, साथ ही बने जो रहन सहन कक्ष है, प्राचीन सभ्यता की कहानी काफ़ी नज़र आती है यहाँ पे। ये गुफाएं न केवल स्थापत्य बल्कि यहाँ पे धार्मिक महत्व भी जो है धार्मिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण नज़र आती है। इन गुफाओं में हम देखें तो कुछ महत्वपूर्ण गुफाएं देखने को मिलती है, जैसे कि विभा माड़ा, शंकर माड़ा, गणेश माड़ा, रावण, जलजलिया, और ये सभी जो गुफाएं हैं इनकी श्रृंखला मिलकर हमको कुछ महत्वपूर्ण यहाँ गुफाएं देखने को मिलती है। नेक्स्ट देख सकते हैं पचमढ़ी की गुफा। तो पचमढ़ी की गुफा आपको होशंगाबाद ज़िले में देखने को मिलती है, ठीक है, होशंगाबाद में पचमढ़ी की गुफा देखने को मिलती है। यहाँ पे देखें तो हमको मुख्य रूप से 5 जो पांडव गुफा है और महादेव गुफा, 2 गुफाएं यहाँ देखने को मिलती है। एक छोटी पहाड़ी पर अगर देखें तो यहाँ पांडव गुफा देखने को मिलती है। इन्हीं 5 गुफा है उसी के कारण इसका नाम जो है पचमढ़ी पड़ा है। और वनवास के दौरान जो है यहीं पे समय बिताया था ऐसा माना जाता है पचमढ़ी के अंतर्गत 5 पांडवों ने। परंतु पुरातत्व जो वेदता है, पुरातत्व के जो वैज्ञानिक है उनका मानना है कि जो गुफा है वो 9वीं और 10वीं शताब्दी के मतलब मध्य में गुप्त काल के दौरान बौद्धों द्वारा इनका निर्माण कराया गया था। तो ऐसी मान्यता भी यहाँ देखी जाती है। महादेव गुफा की अगर बात करें तो महादेव गुफा जो भगवान शिव है उसको समर्पित है। इस गुफा में हम देख सकते हैं प्राकृतिक रूप से एक शिवलिंग निर्मित है तथा इस गुफा में लगातार पानी टपकता रहता है और एक कुंड में एकत्रित होता है। तो ये हम देख सकते हैं महादेव गुफा। तो 2 गुफा हमको देखने को मिली, एक तो पांडव गुफा और एक महादेव गुफा, किसके अंतर्गत, पचमढ़ी की गुफाओं के अंतर्गत, और ये हमको देखने को मिली होशंगाबाद में। फिर देख सकते हैं बिलोवा की गुफाएँ। बिलोवा की गुफा आपको देखने को मिलती है कहाँ पे, ऊपर देख सकते हैं मध्य प्रदेश के मुकुट के पास में, देखिए ग्वालियर में। तो ग्वालियर में हमको बिलोवा की गुफा देखने को मिली थी। और ये जो गुफाएं है वो हमको यहाँ पे देख सकते हैं निर्माण इनका 11वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में हमको इसका निर्माण देखने को मिलता है। और इन गुफाओं में देखें तो शैलकृत शैव प्रतिमाएं हमको देखने को मिलती है। लास्ट देख सकते हैं गुफा में आदम की गुफा है, तो ये होशंगाबाद में देखने को मिलती है। 2 मिली होशंगाबाद में, एक तो पचमढ़ी की गुफा और एक आदम की गुफा है, दोनों ही याद रखना आपको होशंगाबाद में। और यहाँ पर भी शैलकृत जो चित्रित गुफाएं है वो भी हमको देखने को मिलती है। तो हमने गुफाओं के बारे में यहाँ पे जाने, कितनी गुफाएं हमने देखे, देखिए 4 यहाँ पे देखे हैं। और इस प्रकार अगर देखें तो एक और ये ऊपर, मतलब टोटल हमने 9 गुफाओं के बारे में बात की है। तो ये कंप्लीट हमारी गुफा मतलब जो पुरातात्विक जो पर्यटक स्थल है उनमें हमारा 9 गुफाएं कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम देख सकते हैं, देखिए पुरातात्विक मतलब जो ऐतिहासिक और पुरातात्विक में अगर देखें तो ऐतिहासिक दुर्ग के बारे में बात करेंगे। तो दुर्ग की संख्या काफ़ी अधिक है, देख सकते हैं, जैसे कि ग्वालियर का दुर्ग, धार का किला, दुर्ग और किले हम देख सकते हैं। तो किला भी देख रहे हैं, मतलब धार का किला, असीरगढ़ का किला, चंदेरी का किला, गिन्नौरगढ़ का किला, रायसन का दुर्ग, ओरछा का किला, मंदसौर का किला, हिंगलाजगढ़ का किला, नरवर का किला, बांधवगढ़ का किला, अजयगढ़ का किला। तो ये सभी किलों के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे एक एक करके।
तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले ग्वालियर का किला। तो पहले हम यहाँ पे नक्शे में एक नज़र मार लेते हैं। तो देखिए कुछ हमको देखने को मिलेंगे। देखिए दुर्ग और महल देख लेते हैं सबसे पहले हम। कहाँ से शुरू करते हैं? ग्वालियर से। तो ग्वालियर में आपको ग्वालियर का दुर्ग देखने को मिलेगा, गुजरी महल जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, मोती महल भी यहीं देखने को मिलेगा, जय बिलास महल कहाँ पे? ग्वालियर में। भिंड में देख सकते हैं गोहद का किला, अटेर का किला, और उसके अलावा दतिया में सतखंडा महल। ठीक है, तो आप अपने अनुसार कुछ ट्रिक बनाकर भी रख सकते हैं। हालांकि आप ट्रिक ना बनाओ तो ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि आप बार बार इसको जो है अपने नज़र के सामने 4-5 बार अगर रिवाइज़ करते हैं तो आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगी, तो आप ट्रिक नहीं बनाओगे। ठीक है, तो ट्रिक बनाने में क्या होगा, कुछ समय के लिए याद रहती है, बाद में जो है उसको भूल जाते हैं या कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। टीकमगढ़ की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो टीकमगढ़ में आपको जहांगीर महल, ये टीकमगढ़ में ना देखे अब हमको जो है ये कहाँ पे मिलेगा? देखिए ओरछा की अगर बात आती है तो आप क्या लगा लिए करिए? निवाड़ी। ठीक है, क्योंकि अलग जो ज़िला है यहाँ पे आपको निवाड़ी देखने को मिलेगा, और जहांगीर महल आपको ओरछा में जो है देखने को मिलेगा निवाड़ी के अंतर्गत। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ देखिए पन्ना के अंतर्गत आपको राजा अमन महल अजयगढ़ के अंतर्गत देखने को मिलता है। सागर में आपको राहतगढ़ का किला देखने को मिलता है। इसके अलावा आप उमरिया की अगर बात करें तो उमरिया में बांधवगढ़ का किला। जबलपुर में आपको मदन महल देखने को मिलता है। मंडला की अगर बात करें तो मंडला में मोती महल। रामनगर के अंतर्गत रानी या बघेलन महल, ये भी रामनगर के अंतर्गत। राय भगत की कोठी, ये मंडला में देखने को मिलेगा। इसके अलावा बुरहानपुर की अगर बात करें तो बुरहानपुर में आपको असीलगढ़ का किला देखने को मिलेगा। साथ में मांडू में बहुत अधिक देखने को मिलता है, जैसे कि रानी रूपमती का महल मांडू के अंतर्गत, असरभी महल, दाई का महल, हिंडोला महल, जहाज महल और खरबूजा महल मांडू के अंतर्गत देखने को मिलता है। मंदसौर में आपको मंदसौर का किला, हिंगलाजगढ़ का किला भानपुरा के अंतर्गत। कुछ और चीज़ें जैसे कि रायसेन की बात करें तो रायसेन में आपको गिन्नौरगढ़ का किला देखने को मिलता है। राजा रोहित महल, इत्रदार महल और बादल महल, ये सभी मिलता है रायसेन के अंतर्गत। अशोकनगर में भी आपको देखिए चंदेरी का किला और नौखंडा महल, ये भी चंदेरी के अंतर्गत देखने को मिलता है। शिवपुरी में एक बचा है नरवर का किला। तो कुछ महल और दुर्ग के बारे में हमने बात की है, तो इन्हीं में से हम एक एक करके यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेते हैं। उसके पहले एक और चीज़ जान लेते हैं, जैसे कि जो मंदिर है, मतलब एक प्रकार से गुफा है, पुरातात्विक स्तर पर गुफा है, ऐतिहासिक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है, उनके बारे में भी हम एक लोकेशन देख लेते हैं मैप में। तो आपको दतिया के अंतर्गत देखने को मिलता है पीताम्बरा पीठ। ठीक है, उसके बाद टीकमगढ़, मतलब जो टीकमगढ़ है, ये टीकमगढ़ में ना मिलकर, मतलब हम इसको काट देते हैं, ये निवाड़ी में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे निवाड़ी, मतलब जो ओरछा है वो अब कहाँ चला गया है, और निवाड़ी में देखने को मिलता है। तो निवाड़ी के अंतर्गत आपको ओरछा देखने को मिलता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं छतरपुर में आपको खजुराहो जो विश्व धरोहर स्थल है, छतरपुर के अंतर्गत ही यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा सागर में आपको एरन जो है सती प्रथा के सर्वप्रथम साक्ष्य यहाँ देखने को मिलते हैं। सतना की अगर बात करें तो सतना में चित्रकूट और मैहर जो पर्यटन स्थल है वो देखने को मिलता है। रीवा में चचाई जलप्रपात, सिंगरौली में माड़ा की गुफाएं जो हमने अभी देखे हैं, उमरिया में बांधवगढ़, अनूपपुर की अगर बात करें तो अमरकंटक जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, कपिल धारा और दुग्ध धारा जलप्रपात भी यहीं देखने को मिलता है। जबलपुर में भेड़ाघाट धुआंधार देखने को मिलता है। होशंगाबाद की अगर बात करें हम यहाँ पे, होशंगाबाद में हमको पचमढ़ी की गुफाएं, आदमगढ़ की गुफाएं, पाषाणकालीन सभ्यता के प्रमाण यहाँ देखने को मिलते हैं। फिर रायसेन की बात करते हैं। रायसेन में आपको सांची जो कि विश्व धरोहर स्थल है, भीमबेटका ये भी विश्व धरोहर स्थल है, और मृगेंद्रनाथ की गुफा और भोजपुर। एक और विश्व धरोहर स्थल कहाँ देखने को मिलेगा? खजुराहो छतरपुर के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आप सभी को ध्यान में रखना है। उसके अलावा खंडवा की बात करें तो खंडवा में आपको ओंकारेश्वर, मतलब ओंकारेश्वर जो एक प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। फिर हनुवंतिया टापू आपको देखने को मिलता है। खरगोन की अगर बात करें तो महेश्वर, नवदा टोली जो ताम्रपाषाण कालीन स्थल है वो देखने को मिलता है। बड़वानी में देखें तो 52 गजा भगवान आदिनाथ की प्रतिमा देखने को मिलती है। धार में आपको बाघ की गुफाएं जो है एक प्रकार से मांडू के अंतर देखने को मिलती है। फिर हम देख सकते हैं विदिशा की बात करें। ठीक है, तो विदिशा में आपको यहाँ पे हेलियोडोरस जो गरुड़ स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है वो देखने को मिलता है। ग्यारसपुर और उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में। फिर उज्जैन में बात करते हैं। उज्जैन में काफ़ी अधिक संख्या में देखने को मिलता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर देखने को मिलता है। भरथरी की गुफा, कायथा, काली सिंध नदी के किनारे स्थित ताम्रपाषाण कालीन स्थल भी यहीं पे है। नागदा भी यहीं में देखने को मिलेगा। चंबल नदी के किनारे स्थित है ताम्रपाषाण कालीन स्थल। और जंतर मंतर की गुफाएं।
ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हमको कहाँ देखने को मिलेगी, उज्जैन में। इसके अलावा ग्वालियर की बात करें तो बिलवा की गुफा है। तो ये सभी चीज़ें हमने देखे। अब एक एक करके हम यहाँ पे दुर्ग और किलों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। तो ग्वालियर दुर्ग की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो यह इतना बड़ा व सुदृढ़ दुर्ग है कि इसे भारत के किलों का सिरमौर अर्थात जिब्राल्टर कहा जाता है। मतलब भारत का जिब्राल्टर की संज्ञा दी गई है। स्थापना इसकी की गई थी 8वीं सदी के आसपास, मतलब 8वीं शताब्दी या सदी में सूरज सेन नामक एक सरदार था, इसने की थी। और इस शहर का नामकरण एक ऋषि था, संत ग्वालिया, इसके नाम पर की गई थी। अब इसके नाम पर क्यों की गई थी, जो राजा है सूरज सेन, उसको एक घातक रोग हुआ था। तो उस घातक रोग से ठीक करने का श्रेय किसको जाता है, इस ऋषि को। तो उसी ऋषि के नाम पर जो है इसका नाम कर दिया गया ग्वालियर, ठीक है। और इस किले में जो है हम देख सकते हैं शासन किया था, राजपूत राजाओं ने शासन किया। उसके बाद हम देखें तो करीब 989 साल पाल वंश ने शासन किया। फिर बाद में प्रतिहार वंश ने शासन किया। इसके अलावा 1196 में इसमें जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अधिकार कर लिया गया, मतलब उसके अधीन हो गया और उसने शासन किया। 1231 में देख सकते हैं जो कि गुलाम वंश के शासक था इल्तुतमिश, इसने अपने अधीन कर लिया इसको। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं जो महाराजा थे देव बरम, उन्होंने ग्वालियर पर तोमर वंश, जो कि मतलब इसका प्रसिद्ध राजा था मानसिंह, ये तोमर वंश की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है ग्वालियर में, देव बरम को, जो कि मतलब तोमर वंश के थे। तो ये इसके प्रसिद्ध राजा होते हैं वो मानसिंह थे। इन्होंने अपनी पत्नी मैग्नैनी के लिए यहाँ पर गुजरी महल बनवाया था, ठीक है। 1736 की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो जो जाट राजा थे, जाट राजा भीम सिंह, इन्होंने मतलब भीम सिंह राणा थे, इन्होंने इस किले पर जो है अपना आधिपत्य किया। साथ में 1779 में देखें तो सिंधिया कुल के जो मराठा क्षत्रिय थे उन्होंने इसको जीत लिया और अपनी सेनाएं यहाँ पे तैनात कर ली, ठीक है। इसके बाद 1804 से 1844 तक अंग्रेजों और सिंधिया के मध्य जो है अदला बदली चलती रही, मतलब कभी अंग्रेजों का नियंत्रण होता रहा, कभी सिंधिया का। तो इस प्रकार से यहाँ पे तनातनी चलती रही ग्वालियर के किले में। फिर फाइनली 1844 में अगर देखें तो जो महाराजपुर की लड़ाई है उसमें हम देखें तो सिंधिया का कब्जा यहाँ फाइनली हो जाता है, कहाँ पे, ग्वालियर के किले में। और यहाँ हमको जो है मुख्य रूप से 5 द्वार देखने को मिलते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं आलमगीर द्वार, हिंडोला, गुजरी, चतुर्भुज और हाथी फोड़ दरवाज़ा, ये 5 द्वार हमको देखने को मिलते हैं। इस दुर्ग में बादल महल देख सकते हैं हम, देखिए दर्शनीय स्थल के रूप में बादल महल देख सकते हैं। सास बहू का मंदिर, इसके अलावा जो सास बहू का मंदिर है वो राजा महिपाल द्वारा 11वीं शताब्दी के आसपास इसको निर्माण करवाया गया था। ग्वालियर के किले में एक प्रकार से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा हमको देखने को मिलता है। ये जो गुरुद्वारा है इसको दाता बंदी छोड़ नाम से इसको पुकारा जाता है, इस गुरुद्वारे को। तो ये आप याद रख सकते हैं। और ग्वालियर का किला आप लोकेशन तो देख ही लिए होंगे, ठीक है, कहाँ पे है ये लोकेट करके आप इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, ठीक। तो ये हमने देखे हैं ग्वालियर का दुर्ग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में आप जो है ध्यान से पढ़ सकते हैं। फिर हम कुछ और किलों के बारे में बात करते हैं, किले और दुर्ग के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं धार। तो धार का किला धार में देखने को मिलेगा, ये आप लोकेशन देख सकते हैं, इस लोकेशन को आप देख सकते हैं ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ मैं दिखा देता हूँ सबसे पहले, जैसे असीरगढ़ का किला आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको बुरहानपुर में, ठीक है। चंदेरी का किला आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अशोकनगर में। और गिन्नौरगढ़ का किला आपको कहाँ देखने को मिलेगा, रायसेन में। चलिए अब एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धार के किले की। तो जो धार का किला है धार में है और इसका निर्माण हम देख सकते हैं 1344 में मोहम्मद बिन तुगलक। अब जानते ही होंगे, जब हमने हिस्ट्री पढ़ा है कंप्लीट तो यहाँ पे आपने ये सारे पीछे के लेक्चर तो देख लिए होंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1344 में इसका निर्माण कराया था। और निर्माण किस उपलक्ष्य में किया गया था, दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में। दक्षिण विजय हुई थी उसके दौरान इसका निर्माण किया गया था। इस किले में जो अब्दुल्ला शाह है उसका मकबरा देखने को मिलता है, और जो देवी कालका है मंदिर, देवी कालका का मंदिर, साथ में चंगल का मकबरा, ये सभी चीज़ें यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। इस किले का प्राचीनतम स्थल देखें तो खरबूजा महल, जो कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और जो खरबूजा महल तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और यहाँ पे देखें तो जो पेशवा थे बाजीराव, इनका जन्म भी यहाँ पे माना जाता है। मतलब धार के किले में पेशवा बाजीराव का जन्म हुआ था, ये हम देख सकते हैं। फिर देखें असीरगढ़ का किला। तो असीरगढ़ का किला आपको कहाँ देखने को मिलेगा, बुरहानपुर, ठीक है, दक्कन का द्वार जिसे हम बोलते हैं, दक्षिण का दरवाज़ा।
तो बुरहानपुर के अंतर्गत ये असीरगढ़ का किला देखने को मिलेगा, जिसको दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है, मतलब गेटवे टू सदर्न इंडिया या फिर दक्कन का दरवाज़ा इसको कहा जाता है। इसे एक प्रकार से देखें तो 3 अलग अलग स्तर पर बनाया गया है। तो जो 3 अलग अलग स्तर है, जैसे अगर देखें तो ऊपर वाला परकोटा असीरगढ़ कहलाता है, तथा अन्य जो परकोटे हैं कमरगढ़ और मलयगढ़, तो ये अलग अलग देख सकते हैं। साथ में यहाँ असीरगढ़ जो गांव है उसके पास ये जो सूफी संत थे, संत शाह नेमानी, उनका मकबरा भी हमको यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ पे? असीरगढ़ मतलब बुरहानपुर के अंतर्गत। किले के जो बाम भाग है उसमें अगर देखें तो जो पंडर नदी है उसके किनारे हम देख सकते हैं जो शाहजहाँ है उसकी प्रिय मोती बेगम का मकबरा है, जिसे मोती महल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमने असीरगढ़ के किले के बारे में जाने थोड़ी जानकारी। फिर आप देखते हैं चंदेरी का किला। चंदेरी का किला आपको कहाँ देख सकते हैं? हम अशोकनगर में। ठीक है, अब जो चंदेरी का किला है मतलब अशोकनगर के अंतर्गत मुंगावली में स्थित है। और इस किले का जो निर्माण देख सकते हैं, जो प्रतिहार राजा थे, प्रतिहार राजा कीर्तिपाल के द्वारा जो बेतवा नदी है उसके किनारे पर 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था। इस किले में देखें तो 3 द्वार हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 3 द्वार, जो मुख्य द्वार है एक प्रकार से देखें तो वो खूनी दरवाज़ा कहा जाता है। और चंदेरी के किले के अंदर कुछ मुख्य आकर्षण हम देख सकते हैं पर्यटन की दृष्टि से। तो यहाँ देख सकते हैं खिलजी मस्जिद, यहाँ देख सकते हैं नौखंडा महल, इसके अलावा हजरत अब्दुल रहमान की कब्र यहाँ देखने को मिलती है पर्यटन की दृष्टि से। किसके अंतर्गत? चंदेरी के किले अर्थात अशोकनगर में। फिर गिन्नौरगढ़ का किला। तो गिन्नौरगढ़ का किला आपको कहाँ देख सकते हैं? आप भोपाल से लगभग 60 किलोमीटर दूर रायसेन में। ठीक है, जो गिन्नौर की पहाड़ी है उस पर हम देख सकते हैं गिन्नौरगढ़ का किला। और इस पर जो है एक किला बना हुआ है, उसे गिन्नौरगढ़ का किला भी कहा जाता है। मतलब गिन्नौरगढ़ का किला गिन्नौर पहाड़ी पर स्थित है, इस कारण इसको गिन्नौरगढ़ का किला कहा जाता है। इसका निर्माण जो है 13वीं शताब्दी में जो महाराजा थे उदयवर्धन, इनके द्वारा हम जो है इसका निर्माण देख सकते हैं। उदयवर्धन के द्वारा गिन्नौरगढ़ के किले का निर्माण करवाया गया था। इस किले में देखें तो बड़ी संख्या में जो है तोते पाए जाते हैं, इसी के कारण इसको तोतों का जो है किला भी कहा जाता है। किसको? गिन्नौरगढ़ के किले को। तो आप लोकेशन ध्यान में रख सकते हैं चारों की। उसके बाद हम यहाँ नीचे कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि रायसेन का दुर्ग। तो रायसेन का दुर्ग आपको कहाँ देखने को मिलेगा? रायसेन में। ओरछा आपको निवाड़ी में देखने को मिलेगा। उसके अलावा मंदसौर का जो किला है मंदसौर में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मंदसौर में। उसके अलावा आप देख सकते हैं हिंगलाज गढ़ का किला, ये भी आपको मंदसौर में ही देखने को मिलेगा। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं रायसेन का किला, रायसेन का दुर्ग। तो रायसेन का दुर्ग भोपाल से कुछ दूरी पर रायसेन की पहाड़ी पर स्थित है, रायसेन के अंतर्गत। और यहाँ जो राजा है राज बसंती जो राजा है उनके द्वारा ये निर्माण कराया गया है। मतलब जो राजा रोहित थे, रोहित का महल तथा बादल महल दोनों ही एक प्रकार से ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मतलब इसी के अंतर्गत जो निर्माण कराया गया है रायसेन के दुर्ग के अंतर्गत। अब ये इम्पॉर्टेंट और अधिक हो जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत हमको हार्वेस्टिंग सिस्टम देखने को मिलता है। साथ में इत्रदार महल की जो इको साउंड सिस्टम है वो भी इसको काफ़ी जो है मतलब इन तकनीकों के कारण अन्य जो किले हैं या दुर्ग है उससे अलग या इम्पॉर्टेंट इसको बनाने का काम करती है। कौन कौन? हार्वेस्टिंग सिस्टम और इत्रदार महल का इको साउंड सिस्टम। नेक्स्ट देखें ओरछा का किला, ये हमको देखने को मिलेगा निवाड़ी ज़िले के अंतर्गत, जो कि नया ज़िला गठित है, 52वां ज़िला मध्य प्रदेश के अंतर्गत। अब यहाँ देखें तो इसका जो निर्माण है मतलब मुख्य रूप से जो निर्माण है हमको 16वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। जो राजा रुद्र प्रताप सिंह थे उन्होंने बेतवा नदी के किनारे इसका निर्माण कराया था। और इस किले के अंदर हमको कई मंदिर और महल देखने को मिलते हैं, जिसके अंतर्गत जो राजा राम का मंदिर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका निर्माण हमको मधुकर शाह के द्वारा देखने को मिलता है, यानी कि मधुकर शाह के द्वारा राजा राम का मंदिर निर्माण कराया गया था ओरछा के किले के अंतर्गत। और जहांगीर महल को एक प्रकार से वीर सिंह बुंदेला, जहांगीर महल किसने बनवाया था? वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। जो उनका मुग़ल शासक था जहांगीर, वो उस एक प्रकार से उनका मित्र था, उसके कारण इसका यहाँ पे निर्माण करवाया गया था जहांगीर महल का। कहाँ पे? ओरछा के किले में। ओरछा का किला अर्थात निवाड़ी के अंतर्गत। इसके अलावा हम देखें मंदसौर का किला। तो मंदसौर का किला आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मंदसौर के अंतर्गत जो सिवना नदी है
उसके किनारे स्थित देखने को मिलेगा। और निर्माण इसका जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। कब? 14वीं शताब्दी में, सिवना नदी के किनारे पे। साथ में मंदसौर को प्राचीन काल में अगर देखें तो दसपुर कहा जाता था। और इस किले में हमको 12 दरवाजे देखने को मिलते हैं। मुख्य रूप से देखिए इसमें तो जो है खानपुर का दरवाज़ा, इसके अलावा हम देख सकते हैं भाई का दरवाज़ा, महादेव का दरवाज़ा, मंडी दरवाज़ा, इसके अलावा कुछ और जो है घाट, मतलब जो महादेव घाट का दरवाज़ा, मंडी दरवाजे, ये सभी दरवाजे 12 दरवाज़ों के अंतर्गत ही हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हिंगलाजगढ़ का किला। ये भी मंदसौर भानपुरा जो स्थान है वहाँ पे देखने को मिलता है। कौन सा? हिंगलाजगढ़ का किला। इसके अलावा निर्माण देखें इसके अंतर्गत, तो इसका जो निर्माण है 11वीं शताब्दी के आसपास परमार राजाओं ने इसका निर्माण कराया था। हिंगलाजगढ़ के किले का निर्माण 11वीं शताब्दी में परमार कालीन जो राजा थे उन्होंने करवाया था। और किले में देखें तो विभिन्न कालखंडों की मूर्ति शिल्प कला हमको आज भी मौजूद देखते हुए मिलती है। इस किले में मिली मूर्तियाँ जो है मुख्य रूप से अगर देखें तो गुप्त और परमार काल की देखने को मिलती है। तो ये हमने 4 किलों के बारे में बात की यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं कुछ और, जैसे कि नीचे चलें तो हमको यहाँ पे कुछ और किले जैसे कि नरवर का किला देखने को मिलता है, बांधवगढ़ का किला, अजयगढ़ का किला। तो नरवर का किला आपको शिवपुरी ज़िले में देखने को मिलता है, बांधवगढ़ उमरिया में, और अजयगढ़ का जो है पन्ना में देखने को मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं नरवर का किला। तो ये शिवपुरी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए नरवर का जो किला है प्रदेश के अंतर्गत ये शिवपुरी ज़िले में स्थित है और विंध्य पर्वतमालाओं की एक पहाड़ी पर स्थित है। महाभारत में जो वर्णित है यह नगर एक प्रकार से जो राजा नल है उनकी राजधानी हुआ करता था। और यहाँ राजा नल और जो दमयंती है उनकी प्रेम कथाएँ जो है काफ़ी विख्यात है और यह ग्वालियर के किले के समान ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है बांधवगढ़ का किला। तो बांधवगढ़ का किला कहाँ देख सकते हैं हम? ये उमरिया में देख सकते हैं। मतलब जो विंध्याचल पर्वत है उसमें भीड़ जंगलों में ऊंचाई पर स्थित है और 14वीं शताब्दी के आसपास इसका निर्माण कराया गया था। इसमें देखें तो क्षीर सागर कुंड और जो चमत्कारी योगी है उनकी समाधि भी यहाँ देखने को मिलती है। फिर अजयगढ़ का किला ये पन्ना में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमको जो है निर्माण की अगर बात करें तो इसका निर्माण जो है राजा अजयपाल के द्वारा पन्ना के अंतर्गत कराया गया था। राजा अमन का महल इस किले की महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। और इसके अलावा जो महल है, महल में बारीक पत्थरें की जो एक प्रकार से सुंदर नमूना बनाया गया है। तो ये हमने यहाँ पे देखें कुछ किले और दुर्ग के बारे में। तो ये हमारे सारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम कुछ और चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि कुछ समाधियाँ तथा मकबरे। तो यहाँ पे अगर बात करें समाधि और मकबरों के बारे में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं तानसेन का। अच्छा, एक चीज़ आप देखिए, जैसे अगर बात करूँ मैं किसकी, मकबरा की, और एक समाधि। तो मकबरा आपको जो मुस्लिम व्यक्ति थे उनका देखने को मिलता है और ये जो है समाधि आपको हिंदू का देखने को मिलता है। ठीक है, मुस्लिम के अलावा जो भी देखने को मिलता है वो समाधि देखने को मिलती है। तो आप दोनों को यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। तो तानसेन का आपको समाधि देखने को मिलेगी, ठीक है, मकबरा नहीं मिलेगा। और मोहम्मद गोश का क्या मिलेगा? मकबरा देखने को मिलेगा। तो तानसेन की जो समाधि है वो हमको कहाँ देखने को मिलती है? ग्वालियर में। ये जो है एक प्रकार से यहाँ पे मैंने इसको लोकेट करना भूल गया। ठीक है, ग्वालियर में आपको ये आप लोकेशन ऐसे ट्रेस कर सकते हैं। तो ग्वालियर में आपको तानसेन का जो है समाधि और मोहम्मद गोश का जो है मकबरा दोनों ही देखने को मिलती है। शिवपुरी में आपको यहाँ पे देखें तो शिवपुरी में आपको महारानी सांख्या राजे की समाधि देखने को मिलती है। और रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ देखने को मिलती है? जबलपुर में। तो कुछ जानकारी देख लेते हैं, जैसे कि तानसेन मुगल का की जो कला है उसका एक प्रकार से जो तानसेन की समाधि है मुगल काल की कला का एक सुंदर नमूना यहाँ माना जाता है। दूसरी मोहम्मद गोश का मकबरा की बात करें तो मोहम्मद गोश जो थे सूफी पीर समझे जाते थे। ग्वालियर के दुर्ग के समीप ही हमको इनका मकबरा देखने को मिलता है, जो कि प्रारंभिक जो मुगल कला थी उसका उत्कृष्ट नमूना ये जानने को मिलता है। देखें जो महारानी सांख्या राजे है सिंधिया का जो समाधि है उसकी बात करें तो शिवपुरी में देखने को मिलती है। और इसका निर्माण जो है इनके स्वर्गीय जो पुत्र थे माधवराव सिंधिया, ठीक है, माधवराव सिंधिया के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और चारों ओर यहाँ पे आकर्षक बाग बना हुआ हमको नज़र आता है। नेक्स्ट रानी दुर्गावती की अगर बात करें तो इनकी जो समाधि है वो हमको जबलपुर बरेला ग्राम के पास में देखने को मिलती है।
बरेला ग्राम में इनकी समाधि। और साथ में बरेला का जो युद्ध हुआ था उसी के दौरान ये जो है मतलब इन्होंने एक प्रकार से अपने ही कटार से अपनी हत्या कर ली थी, मतलब अंग्रेज़ों से घिरता हुआ देखते कारण, मतलब हार होने के डर से, अपनी हार ना होने के कारण, मतलब हार नहीं होना चाहिए अंग्रेज़ों के मतलब हाथ से, तो इसके कारण इन्होंने अपनी जो है अपनी ही कटार से अपनी जो है हत्या कर ली। ठीक है। इसके अलावा देखें बेजू बावरा की जो समाधि है, लक्ष्मीबाई, पेशवा बाजीराव और कान्हा बाबा। ठीक है। तो ये हमको देखिए बेजू बावरा ये चंदेरी में देखने को मिलता है, अशोकनगर के अंतर्गत। लक्ष्मीबाई की अगर बात करें तो ये ग्वालियर में। इसके अलावा पेशवा बाजीराव हमको खरगोन में देखने को मिलेगा, और कान्हा बाबा ये कहाँ पे, हरदा में। ठीक है, सोडलपुर के अंतर्गत। तो जैसे बेजू बावरा की अगर बात करें तो यहाँ हमको बेजू बावरा जो है जो संगीत सम्राट एक प्रकार से इनको माना जाता है। ठीक है, बेजू बावरा को क्या माना जाता है, संगीत सम्राट की संज्ञा दी गई है, और ये चंदेरी अशोकनगर के अंतर्गत देखने को मिलता है। इनकी मृत्यु 1613 में हुई थी मध्य प्रदेश के चंदेरी नामक स्थान पर, और यहीं पर इनकी एक समाधि है। तो यहाँ पे एक प्रकार से अगर देखें तो ये सुप्रसिद्ध ध्रुपद गायक थे, और ग्वालियर के राजा मानसिंह के दरबार में ये गायक थे। लक्ष्मीबाई की समाधि ये हमको देखने को मिलेगी ग्वालियर में, और इसी में हमको फूल का बाग भी स्थित देखने को मिलता है। बाजीराव पेशवा की बात करें तो इनकी समाधि हमको कहाँ देखने को मिलती है, खरगोन में, और मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िले में ही एक प्रकार से देखें नर्मदा नदी के किनारे जो रावड़खेड़ी है उस स्थान पर इनकी समाधि देखने को मिलती है। कान्हा बाबा की समाधि हमको हरदा के अंतर्गत सोडलपुर में देखने को मिलती है, और प्रतिवर्ष यहाँ मेले का आयोजन भी किया जाता है, कान्हा बाबा का मेला। कहाँ पे, हरदा के अंतर्गत। ये हमने पढ़े थे मेले में। नेक्स्ट देखते हैं मुमताज़ बेगम का जो मकबरा या कब्र हम बोल सकते हैं, तो ये हालांकि बुरहानपुर में शुरू में दफनाया गया था, परंतु वर्तमान में यहाँ आगरा में हमको देखने को मिलेगी ताजमहल के रूप में। ठीक है। तो कहाँ पे है ये, बुरहानपुर आप देख सकते हैं। ठीक, होशंग शाह ये धार के अंतर्गत मांडू में। ठीक है। उसके अलावा दौलत खां लोधी ये भी आपको बुरहानपुर में देखने को मिलेगा। उसके अलावा तात्या टोपे शिवपुरी में, और रानी अवंतीबाई ये मंडला में। तो इन सभी के बारे में देख लेते हैं। तो बुरहानपुर में मुमताज़ बेगम की जो कब्र है वो देखने को मिलती है, परंतु बाद में जो शाहजहाँ है उसने जो है बाद में इसको मतलब आगरा में शिफ्ट कर दिया, और अभी वर्तमान में ताजमहल के रूप में देखने को मिलती है। ठीक है, ताजमहल के अंतर्गत ही इनका मकबरा या कब्र देखने को मिलती है। फिर होशंग शाह की अगर बात करें तो होशंग शाह का मकबरा हमको मांडू अर्थात धार के अंतर्गत देखने को मिलता है। संगमरमर से ये निर्मित है। इसमें अगर देखें तो पारसियन कला का उत्तम उदाहरण के रूप में ये नज़र आता है। दौलत खां लोधी की अगर बात करें तो दौलत खां लोधी का जो मकबरा है वो हम देख सकते हैं बुरहानपुर में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं तात्या टोपे जो पेशवा थे उनकी समाधि, तो ये हमको शिवपुरी ज़िले में देखने को मिलती है, और 1857 की क्रांति के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी के रूप में ये मतलब सामने आए थे, और इन्हीं की समाधि कहाँ पे है, शिवपुरी में देखने को मिलती है। रानी अवंतीबाई, तो रानी अवंतीबाई की जो समाधि है वो मंडला ज़िले में देखने को मिलती है, और भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने अपनी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वीरांगना रानी अवंतीबाई ने, और इनकी समाधि स्थल मंडला में है। और 1857 की क्रांति में जो रामगढ़ की जो रानी मतलब रानी अवंतीबाई है रेवांचल में एक प्रकार से मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार थी। इसके अलावा जो अब्दुल्ला शाह चंगल है, मतलब ये अलग है, अब्दुल्ला शाह चंगल, इनका मकबरा देख लेते हैं। तो ये हमको धार में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं धार में, और प्रमुख पीरों में से इनकी भी गिनती की जाती है, मतलब प्रमुख पीरों में से एक प्रमुख ये भी थे। ठीक है, पीर बुधान का मकबरा ये हमको शिवपुरी ज़िले में देखने को मिलता है। ये देखिए आप, शिवपुरी ज़िले में सावरा क्षेत्र है, यहाँ पे देखने को मिलता है, और यहाँ प्रतिवर्ष अगस्त सितंबर में मेला आयोजित किया जाता है, पीर बुधान का मेला। आप देखे होंगे मेले के बारे में जब हमने पढ़े। उसके बाद झलकारी बाई, ये इनका मकबरा मतलब इनकी जो समाधि है इनकी समाधि हमको देखने को मिलती है ग्वालियर में, और ये रानी जो झांसी की रानी थी उनमें महिलाओं की जो सेना थी उसमें एक सैनिक के रूप में ये काम करती थी। ठीक है, इसके अलावा गिरधारी बाई की अगर बात करें तो गिरधारी बाई की समाधि हम देख सकते हैं मंडला में, और ये रानी अवंतीबाई की सहायिका थी। तो ये हम देख सकते हैं सारी समाधि और मकबरों के बारे में हमने यहाँ पे विस्तार से जाने लोकेशन के साथ में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, सभी के बारे में हमने यहाँ पे देख ली हैं, सारे मकबरे और समाधि। कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि अगर बात करें हम यहाँ पे मध्य प्रदेश के प्रमुख महल की,
तो उन महल के बारे में भी हम मतलब जो है उनके बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। उसके बाद कुछ और अन्य चीज़ों के बारे में देखेंगे हम, जैसे जो कुछ अन्य जो पर्यटन स्थल है तो उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं महल के बारे में। तो महल हमने मैप में पहले ही देख लिया है कि उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ थी, ठीक है। तो हम फटाफट जो है महलों के बारे में देख लेते हैं। जैसे गुजरी महल, तो गुजरी महल की अगर बात करें तो गुजरी महल आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा, और राजा मानसिंह के द्वारा जो एक प्रकार से जो मैगनैनी है उसके लिए बनवाया गया था। जय विलास महल आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा। इटालियन शैली से निर्मित ये महल है और सिंधिया वंश का निवास स्थान था पहले, वर्तमान में जो है संग्रहालय में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। मोती महल ये ग्वालियर में देखने को मिलेगा। जीवाजी राव सिंधिया का महल ये जो है, और 1 नवंबर की अगर बात करें, 1 नवंबर 1956 से पूर्व मध्य भारत का विधानसभा थी, ठीक है। मतलब जो विधानसभा थी वो इसी के अंतर्गत रन होती थी। रूपमती का महल, रानी रूपमती का महल की अगर बात करें तो ये जो है कहाँ पे देखने को मिलेगा, मांडू धार के अंतर्गत, और ये बाज बहादुर की प्रेमिका थी, ठीक है। जो रानी रूपमती थी उनका महल ये देख सकते हैं। असरफी महल ये मांडू धार के अंतर्गत देखने को मिलेगा। अफगानी कला का उदाहरण के रूप में हम इसको देख सकते हैं, और कटोरी नुमा आकृति में ये बना हुआ है। दाई का महल ये जो है मांडू धार के अंतर्गत देखने को मिलेगा, और महत्वपूर्ण कलाकृतियों का एक प्रकार से जो है जो संग्रहालय के रूप में ये उपस्थित है। हिंडोला महल की अगर बात करें तो ये भी धार के अंतर्गत मांडू में देखने को मिलेगा, और काफ़ी खूबसूरत महलों में से एक इसको माना जाता है। जहाज महल, तो जहाज महल भी हमको कहाँ देखने को मिलेगा, मांडू के अंतर्गत धार में, ठीक है। और तालाबों के बीचों बीच एक प्रकार से खूबसूरत इमारत के रूप में ये बना हुआ है। फिर और देखें तो राजा रोहित महल इसी के अंतर्गत, तो ये रायसेन में जो राज बसंती है इनके द्वारा निर्मित किया गया था, राजा राज बसंती के द्वारा। इत्रदार महल आपको रायसेन में देखने को मिलेगा, तो आप लोकेशन ध्यान में रख सकते हैं। ये देखिए आपको रायसेन नज़र आ रहा है, ठीक है, ये रायसेन देख सकते हैं। और बादल महल जो कि रायसेन में है, ये भी आपको यहाँ पे लोकेशन आप देख सकते हैं। कुछ और जो है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे अगर बात करें हम जहांगीर महल की, तो जहांगीर महल आपको ओरछा के अंतर्गत जो है वीर सिंह के द्वारा निर्मित किया गया था, निवाड़ी क्षेत्र में देखने को मिलता है। फिर मोती महल देखें तो मोती महल आपको मंडला में देखने को मिलेगा, ये मंडला आप देख सकते हैं लोकेशन में। और जो गोंड राजा थे हृदय शाह, उनके द्वारा अपनी जो राजधानी थी मंडला से रामनगर स्थानांतरित किया गया, तब उन्होंने यहाँ पर अनेक इमारतों का निर्माण कराया, जिसमें से प्रमुख रूप से अगर देखें तो मोती महल, रानी का महल और राय भगत कोठी, ये सभी इंपॉर्टेंट यहाँ देखने को मिलता है। किसके द्वारा निर्मित कराया गया था, हृदय शाह के द्वारा। नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित ये महल जो है अष्टफलक प्राकृतिक काले पत्थरों से निर्मित किया गया है। फिर रानी का महल इसी के अंतर्गत देखें तो मंडला में ये देखने को मिलेगा, और मोती महल के पूर्व में ये 8 किलोमीटर दूरी पर नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। रानी महल को बघेल रानी का महल भी कहा जाता है। इसके अलावा राजा अमन महल ये आपको अजयगढ़ पन्ना के अंतर्गत देखने को मिलेगा, जो राजा अमन महल है, और राजा अजयपाल के द्वारा इसको निर्मित किया गया था, मतलब इनके द्वारा निर्माण करवाया गया था। फिर खरबूजा महल की अगर बात करें तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, और ये धार के किले के अंतर्गत मतलब धार में ये उपस्थित है। इसके अलावा कुछ और है, उनकी बात करें तो यहाँ पे हमको नौखंडा महल देखने को मिलता है, ठीक है। मदन महल देख सकते हैं हम, देखिए मदन महल हमको कहाँ देखने को मिलेगा, ये जबलपुर में देखने को मिलेगा, ठीक है। गोंड राजा जो मदन शाह उनके द्वारा निर्माण कराया गया था। नौखंडा महल की अगर बात करें तो नौखंडा महल जो कि हमको देखने को मिलेगा चंदेरी में, मतलब अशोकनगर में, चंदेरी अशोकनगर में ये देखने को मिलेगा। और जो प्रतिहार राजा थे कीर्तिपाल, प्रतिहार राजा कीर्तिपाल, इनके द्वारा 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था। सतखंडा महल की अगर बात करें तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, देखिए आपको जो है दतिया में देखने को मिलेगा। निर्माण कराया गया था 17वीं शताब्दी में तत्कालीन नरेश वीर सिंह जोदेव के द्वारा इनका निर्माण कराया गया था सतखंडा महल का। फिर भिंड के अंतर्गत आपको गोहद का किला देखने को मिलता है, ठीक है, ये देख सकते हैं। और निर्माण 16वीं शताब्दी में जाट राजे थे, जो जाट राजा थे महासिंह, इनके द्वारा कराया गया था। और अगर देखें तो यहाँ पे हमको किले के अंदर की कई शानदार नक्काशी बेहद आकर्षक है। यहाँ पे किले का एक प्रकार से कचरी महल है, जो कि ईरानी कला का एक बेहतरीन नमूना के रूप में नज़र आता है। एक और है अटेर का किला, तो ये भी आपको भिंड
भिंड जिले के अंतर्गत ही नज़र आता है और ये चंबल नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे अटेर का दुर्ग जो है वो ऐतिहासिक इमारत आज भी मतलब जो भदावर राजा है उनकी शौर्य गाथाओं को बयां करती है। इस किले का निर्माण जो 1644 में शुरू में भदौरिया राजा के द्वारा जो है बदन सिंह के द्वारा शुरू करवाया गया था, परंतु पूर्ण करवाया गया 1668 में महासिंह भदौरिया के द्वारा। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इन सभी के बारे में हमने मैप में देखे थे, तो आप मैप यहाँ भी नज़र डाल सकते हैं एक बार। तो ये सारी चीज़ हमने देखें। कुछ प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से हमको जो है पर्यटन स्थल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए चचाई जलप्रपात आपको रीवा में देखने को मिलेगा। कपिल धारा कहाँ पे, अनूपपुर अमरकंटक के अंतर्गत। दुग्ध धारा भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। तो चचाई रीवा के अंतर्गत बिहड़ नदी पर, और सबसे ऊंचा है मध्य प्रदेश का 130 मीटर ऊंचा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद रख सकते हैं। कपिल धारा की अगर बात करें तो अमरकंटक अनूपपुर के अंतर्गत ये देखने को मिलता है और नर्मदा नदी में ये देखने को मिलता है। 100 फीट की ऊंचाई से ये गिरता है। और उसी की कुछ दूरी पे अगर देखें तो हमको एक और देखने को मिलता है 80 मीटर दूरी पर अमरकंटक में ही अनूपपुर में नर्मदा नदी पर दुग्ध धारा। तो ये तीनों आप प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश में याद रख सकते हैं। कुछ वन्य प्राणी हैं, जैसे कि बांधवगढ़ की बात करें तो ये उमरिया में देखने को मिलता है। कान्हा किसली की अगर बात करें तो ये मंडला में, और माधव राष्ट्रीय उद्यान आपको शिवपुरी में देखने को मिलता है। तो पहला बात करते हैं माधव, जो बांधवगढ़ है, तो बांधवगढ़ उमरिया में देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर देखें तो सफ़ेद शेर, तेंदुआ, बारहसिंगा, नीलगाय, ये सभी आदि देखे जा सकते हैं। इसके अलावा कान्हा किसली जो कि मंडला में देखने को मिलेगा और प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें हम मुख्य रूप से क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा है ये, और बारहसिंगा, चीतल, सांबर, गौर, भालू, ये सभी इसमें जानवर देख सकते हैं। इसके अलावा माधव राष्ट्रीय उद्यान ये शिवपुरी में देखने को मिलेगा। और जो जॉर्ज कैसल नामक एक भवन है वो काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ पर, और इसमें अगर देखें इस राष्ट्रीय उद्यान में तो बाघ, तेंदुआ और चीतल उपस्थित है। इसके अलावा धार्मिक महत्व के कुछ जो है वो हम देख लेते हैं, ताकि जो है आपके पर्यटन स्थल यहाँ पे कंप्लीट देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं हम। सबसे पहले ये मैप है आपके सामने, मैप में आप लोकेशन ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, जैसे भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में आपको ताजुल मस्जिद देखने को मिलेगी। खंडवा में आपको ओंकारेश्वर मंदिर, दादाजी दरबार देखने को मिलेगा। अनूपपुर में आपको अमरकंटक, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 52 गजा ये जैन तीर्थ स्थल है, भगवान आदिनाथ की विशाल मूर्ति यहाँ देखने को मिलती है। उज्जैन की अगर बात करें तो उज्जैन में आपको महाकालेश्वर जो मंदिर है, जंतर मंतर, ये सभी देखने को मिलता है। इसके अलावा खजुराहो में शिल्पकला युक्त मंदिर। चित्रकूट की बात करें तो पौराणिक स्थल है ये। मैहर माँ शारदा का मंदिर, महेश्वर में भव्य मंदिर घाट, सांची बौद्ध तीर्थ जो प्रसिद्ध स्तूप है वो देखने को मिलता है। मुक्तागिरी की अगर बात करें तो जैन तीर्थ स्थल यहाँ देखने को मिलता है। ओरछा यहाँ पे जो किला है और राम मंदिर है वो देखने को मिलता है। ग्वालियर में आपको फूलबाग सूर्य मंदिर। दतिया की बात करें तो पीताम्बरा पीठ और जो सोनागिरी है वो देखने को मिलती है। ओंकारेश्वर में आपको ज्योतिर्लिंग मंदिर और मानधाता मंदिर। तो ये सभी को आप यहाँ पे लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मैप में इंडिकेट करेंगे तो आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगी। और मध्य प्रदेश में ही हम आगे देखने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन निगम विकास निगम के बारे में और कुछ मुख्य पर्यटन स्थल के बारे में। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। तो थोड़ी थोड़ी जानकारी उनके बारे में भी हम यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारे पर्यटन स्थल है। तो यहाँ देखिए जो कुछ पुरातात्विक रूप से भी कुछ स्थल है तो उनके बारे में देखें। जैसे नागदा के बारे में हमने बात किए थे, उज्जैन में ये है। और इस स्थल से जो है ताम्रपाषाण युगीन जो सभ्यता है उसके प्रमाण प्राप्त होते हैं। यह स्थल चंबल नदी के किनारे स्थित है। चंबल नदी बोले तो ये वाला, ठीक है, उज्जैन में है ये। यहाँ से चंबल नदी निकलती है और यहाँ से निकलती हुई वो कहाँ पे मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। एरंड की अगर बात करें तो एरंड सागर में ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के साथ ही जो है भारत में सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य यहीं से प्राप्त होते हैं। भीमबेटका रायसेन में देखने को मिलेगी। यहाँ पाषाण कालीन गुफाएँ प्राप्त हुई है। और जो पीत नगर है वो खरगोन में, यहाँ से 2500 वर्ष पूर्व जो प्राचीन बौद्धकालीन अवशेष है वो प्राप्त हुए। खलघाट जो है धार में देखने को मिलेगा और यहाँ से 2000 वर्ष पुरानी वस्तु प्राप्त हुई है जो कि भगवान बुद्ध के अनुयायी से संबंधित थी। तो ये आप लोकेशन यहाँ पे ट्रेस कर सकते हैं मैप में। ठीक है, तो चलिए अब कुछ और चीज़ें जान लेते हैं यहाँ पे हम मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के बारे में।
तो जो प्रदेश है, प्रदेश में पर्यटन स्थलों का विकास करने की दृष्टि से वर्ष 1978 में हमने देखे थे राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी। इस निगम द्वारा पर्यटन स्थलों पर आवासीय गैर आवासीय इकाइयों का संचालन, पर्यटकों को पर्यटन स्थल की सूचना सुलभ कराना, इन स्थलों पर साहित्य का प्रकाशन तथा पर्यटकों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना, ये सभी कार्य इस निगम के द्वारा किए जाते थे। ठीक है। और इसी के अंतर्गत हमको जल पर्यटन नीति जो है लागू की जाती है। तो वो उसकी तिथि देखें तो 28 फरवरी 2017 को, मतलब प्रदेश में जल पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से विभाग द्वारा 28 फरवरी 2017 को प्रदेश के जल क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों हेतु निजी क्षेत्र को लाइसेंस देने की नीति यहाँ पर लागू की गई थी। इस नीति के तहत अगर देखें तो प्रदेश के जो अनुसूचित मतलब जो एक प्रकार से अनुसूचित नहीं, अधिसूचित जो जल क्षेत्र थे उसमें निजी निवेशकों को मोटर बोट, हाउस बोट, क्रूज, पैरासीलिंग, स्पीड बोट, ये सभी एक प्रकार से विभिन्न गतिविधियों हेतु मध्य प्रदेश में टूरिज्म बोर्ड जो है लाइसेंस जारी करता है। तो हमने इसके बारे में भी बात की थी, टूरिज्म बोर्ड के बारे में पीछे। प्रदेश को जो है एक प्रकार से राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुआ। तो ये प्रतिवर्ष यहाँ पे अगर देखें तो मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर पर्यटन पुरस्कार प्रतिवर्ष प्राप्त हुए हैं। 2018 की बात करें, 2018 में मध्य प्रदेश को 10 पर्यटन पुरस्कार प्राप्त हुए, और जिनमें से पहली बार दिया जाने वाला जो हॉल ऑफ फेम है अवार्ड सम्मिलित है। और यह अवार्ड पहली बार ऐसे राज्य को दिया गया है जिसने पिछले 3 वर्षों में लगातार श्रेष्ठ पर्यटन राज्य का पुरस्कार प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा प्रकाशित जो कॉफ़ी टेबल बुक है एवं जो सिंहस्थ ब्रोशर है उसके प्रकाशन में श्रेष्ठता का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। किसको? मध्य प्रदेश को। इसी के अंतर्गत अगर देखें हम तो जो प्रदेश है उसमें पर्यटन के सर्वांगीण विकास और पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रदेश टूरिज्म बोर्ड सतत प्रयत्नशील यहाँ पर रहता है। 2017 के अंतर्गत अगर देखें भारत सरकार द्वारा आयोजित ये पर्यटन वर्ष था 2017, जिसके अंतर्गत पर्यटन मतलब जिला पर्यटन परिषद द्वारा विभिन्न जिलों में केवल मध्य प्रदेश के 600 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जबकि पूरे देश में 1100 कार्यक्रम आयोजित हुए। और सभी जो उपलब्धि है उसके फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को बेस्ट पार्टनर स्टेट अवार्ड के रूप में सम्मानित भी किया गया। तो ये हमने मध्य प्रदेश के राज्य पर्यटन विकास निगम के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे देखें। अब कुछ इम्पॉर्टेंट जो पर्यटन स्थल है वो हम देख लेते हैं। तो जो मुख्य पर्यटन स्थल है उसके अंतर्गत हम देखें तो मुख्य रूप से हमको यानी कि मेजर टूरिज्म साइट से तो खजुराहो हम देखेंगे, अमरकंटक, पचमढ़ी, मांडू, सांची, उज्जैन, भेड़ाघाट, चित्रकूट, शिवपुरी, बांधवगढ़, विदिशा, ग्यारसपुर, इसके अलावा ओंकारेश्वर, हनुवंतिया टापू, महेश्वर, ओरछा, भोजपुर और भोपाल, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो इस हिसाब से हमारा जो पर्यटन है तो पर्यटन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं एक-एक करके सभी चीज़ें। सबसे पहले बात करते हैं खजुराहो। तो खजुराहो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? छतरपुर में। तो ये आप लोकेशन देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं खजुराहो के बारे में ताकि आपको इम्पॉर्टेंट मतलब जो मेंस है और साथ साथ में प्री के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहेगा, तो उसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। खजुराहो जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में स्थित है, हमने देखे, और एक प्रमुख शहर है जो कि एक प्रकार से प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों के लिए काफ़ी विश्वविख्यात है। जो अगर यहाँ देखें हम तो इसका निर्माण जो है चंदेल राजाओं ने करवाया था। कब? 950 से 1050 में इसका एक प्रकार से 1050 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था। और जो चंदेल राजा थे, चंदेल राजाओं के शासनकाल के दौरान जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार पर एक प्रकार से सोने के झिलमिलाते हुए खजूर की आकृति वाले 2 तोरण द्वार थे। और उन तोरण द्वारों के कारण ही जो प्राचीन नाम था इसका क्या था? खजूरपुरा। और फिर बाद में खजूर बाहक पड़ा, बाद में धीरे धीरे इसका नाम खजुराहो हो गया। ठीक है, तो ये कहानी थी इसके नाम के बारे में। यहाँ के जो मंदिर है मंदिर की अगर बात करें तो मध्ययुगीन भारत की शिल्पकला एवं वास्तुकला के सर्वोत्कृष्ट नमूने के रूप में सामने आते हैं, और जिसके कारण हम देखें तो 1986 में इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। अब इन जो मतलब मंदिर है उनका संबंध हम देख सकते हैं वैष्णव धर्म से है, शैव धर्म से है और जैन धर्म से। तीनों धर्मों से इसका संबंध है मंदिरों का। और यहाँ हम देख सकते हैं जो यशोवर्मन थे, यशोवर्मन के द्वारा जो राजा यशोवर्मन थे उनके द्वारा 954 ईस्वी में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया गया यहीं पे, और जिसे अब वर्तमान में लक्ष्मण मंदिर के रूप में जाना जाता है। यहाँ देखें तो यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर हमको देखने को मिलता है कंदरिया महादेव का मंदिर। इसके अंतर्गत हम देखें तो 6500 वर्ग फीट जो है उस क्षेत्र में फैला हुआ है।
और इसके शिखर पर हम देखें तो इसकी ऊंचाई जो है 116 फीट है। इस विशाल मंदिर का निर्माण जो है जो विद्याधर थे, चंदेल राजा थे, मतलब महान, एक प्रकार से बोले हम तो महान चंदेल राजा थे विद्याधर। उन्होंने महमूद गजनबी पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण कराया था। खजुराहो में एकमात्र सूर्य मंदिर है जिसके अंतर्गत देखें तो जिसका नाम जो है चित्रगुप्त नाम है इसका सूर्य मंदिर का, और इसका निर्माण जो है विद्याधर ने ही कराया था, मतलब विद्याधर के काल में ही इसका निर्माण हुआ था। और इसमें भगवान सूर्य जो है एक प्रकार से 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर चल रहे, इस प्रकार प्रतीत होता है। कुछ दर्शनीय स्थल या पर्यटन स्थल के रूप में अगर देखें तो इसके अंतर्गत हमको 64 योगिनी का जो मंदिर है वो देखने को मिलता है, चित्रगुप्त मंदिर, महादेव कंदरिया महादेव का मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, पार्श्वनाथ, आदिनाथ, दूल्हादेव, चतुर्भुज मंदिर। इसी के साथ में अगर देखें तो यहाँ पे हमको बेनी सागर बांध और स्नेह प्रपात, ये काफ़ी दर्शनीय स्थल यहाँ पे देखने को मिलते हैं खजुराहो में। अब बात करते हैं हम यहाँ पे अगले पर्यटन स्थल की, जिसका नाम है अमरकंटक। तो अमरकंटक आपको पता होगा अनूपपुर ज़िले के अंतर्गत ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, यहाँ देखने को मिलता है। मुख्य रूप से अगर देखें तो जो मैकल की पहाड़ियाँ है उसमें स्थित है, यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले में काफ़ी लोकप्रिय हम देख सकते हैं हिंदू तीर्थ स्थल है। समुद्र तल से अगर देखें तो समुद्र तल से 1605 मीटर की ऊंचे स्थान पर मध्य भारत के विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों का एक मेल होता है, और यहीं पे अगर देखें तो हमको ये देखने को मिलता है अमरकंटक। अमरकंटक से हमको 3 नदियों का उद्गम देखने को मिलता है, एक तो नर्मदा, एक सोन और एक जोहिला। ठीक है, 3 नदियों का उद्गम होता है यहाँ पे, जिसमें से नर्मदा पश्चिम की ओर चली जाती है और सोन ऊपर मतलब जो है गंगा की ओर चली जाती है। ठीक है, इसकी बात करें तो जो महाकवि कालिदास है, कालिदास थे, उनके साहित्य में अमरकंटक की सुंदरता का वर्णन हमको देखने को मिलता है। कुछ दर्शनीय स्थल है तो उनके बारे में देख लेते हैं, जैसे कि कपिल धारा, इसके अलावा सोनमुंडा, कबीर चौराहा, दूध धारा, कलचुरी काल के जो मंदिर है वो भी यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सर्वोदय जैन मंदिर, धूनी पानी, माई की बगिया और पुष्कर बांध, ये सभी इंपॉर्टेंट यहाँ दर्शनीय स्थल के रूप में है। साथ में हम देखें नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है यहाँ पे पचमढ़ी। तो पचमढ़ी आपको पता होगा होशंगाबाद ज़िले में ये देखने को मिलती है, और इसको एक प्रकार से जो होशंगाबाद ज़िले है उसमें एक प्रकार सदाबहार सतपुड़ा पर्वतमाला में एक बसी हुई सुंदर प्राकृतिक पर्यटन स्थल है, और इसी के कारण इसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। साथ में देख सकते हैं हम जो पचमढ़ी है, पचमढ़ी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, 5 कुटिया से है, इसी के कारण इसको पचमढ़ी बोला जाता है। जो यहाँ एक प्रकार से 5 गुफाएं है इसका सूचक माना जाता है, और जो पांडव यहाँ वनवास के दौरान इन्होंने 1 वर्ष गुजारा था, ऐसा यहाँ पे प्रमाणित है। और प्राचीन जो वास्तुवेत्ता है उनके द्वारा बौद्ध के द्वारा मतलब बौद्धकालीन निर्माण इसको मानते हैं, पचमढ़ी की जो गुफा है उसको, मतलब संभवतः जो सांची और अजंता है इसके बीच का संयोजन की कड़ी इसको माना जाता है। और इस जगह को ढूंढने का श्रेय जाता है कैप्टन जेम्स फॉर्सिथ को, ये आप ध्यान में रख सकते हैं, मतलब जो पचमढ़ी उसको खोजने का जो श्रेय है किसको जाता है, कैप्टन जेम्स फॉर्सिथ को। यहाँ देखें तो इनकी एक पुस्तक थी, मतलब अपने घोड़ सवार दस्ते के साथ यहाँ की प्रियदर्शनी पॉइंट पर पहुँचे, और उन्होंने एक पुस्तक है हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, इस ग्रंथ में ये लिखा है। यहाँ हमको महादेव मंदिर मतलब यह एक गुफा मंदिर है, इसके अंतर्गत अगर देखें तो 30 मीटर ये लंबी है। ठीक है, साथ में एक जलप्रपात देखने को मिलता है तो यहीं पे पचमढ़ी में, तो यहाँ जो है कई झरने के रूप में हमको जो है एक प्रकार से देखने को मिलता है, जिसमें मुख्य रूप से 2800 फीट ऊंचा जो सिल्वर फॉल है या फिर रजत प्रपात जिसे हम बोलते हैं, इसके अलावा बी फॉल जो कि मशहूर पिकनिक स्पॉट भी देख सकते हैं, लिटिल फॉल भी देख सकते हैं यहाँ पे, और डचेस फॉल, ये सभी हमको यहाँ पे पचमढ़ी के अंतर्गत देखने को मिलता है जलप्रपात के रूप में। प्रियदर्शनी पॉइंट, तो प्रियदर्शनी पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं सूर्यास्त का जो दृश्य होता है काफ़ी लुभावना होता है, और यहाँ से 3 पहाड़ी शिखर बाईं तरफ चौड़ादेव, बीच में महादेव, तथा जो दाईं तरफ है एक प्रकार से देखें तो दाईं तरफ हमको धूपगढ़ देखने को मिलती है। ठीक है, इनमें धूपगढ़ जो है प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का जीके इसके अंतर्गत सारी चीज़ें। और साथ में अगर देखें यहाँ पे एक है हांडी खो, मतलब एक खाई के समान है, तो यह जो खाई है एक प्रकार से देखें तो पचमढ़ी जो है पचमढ़ी की सबसे गहरी खाई है जो कि 300 फीट गहरी है। ठीक है,
और यह घने जंगलों से ढकी हुई है। वनों के घनेपन के कारण जल की दिखाई मतलब जल नहीं दिखाई देता। पौराणिक संदर्भ में कहते हैं कि भगवान शिव ने यहाँ पे एक बड़े राक्षस रूपी सर्प को चट्टान के नीचे दबाकर रखा था, और स्थानीय लोग इसे एक प्रकार से अंधी खो भी कहा जाता है। तो ये हम ध्यान में रख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी पचमढ़ी के बारे में, काफ़ी इम्पोर्टेंट। ये सतपुड़ा की रानी। अब आगे देखते हैं हम किसके बारे में, मांडू, जिसे मांडव भी कहा जाता है। और लोकेशन की अगर बात करें तो ये धार में देखने को मिलेगी। मांडू भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है पर्यटन की दृष्टि से। मांडू अथवा जिसे हम मांडव भी कहते हैं, और प्राचीन नाम इसका मंडप दुर्ग या मांडवगढ़ था। जो मांडव है मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित एक प्राचीनतम गांव है, और विंध्याचल पर्वत में बसे मांडू को पहले जो है सादियाबाद के नाम से जाना जाता था। और इसको एक प्रकार से देखें तो जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों के द्वारा सिटी ऑफ जॉय की संज्ञा भी दी गई, मतलब इस नाम से इसको पुकारा जाता था। मांडू में हम देखें तो विंध्य पहाड़ियों में 2000 फीट ऊंचाई पर जो स्थित है, और जो परमार राजा थे, मतलब 10वीं और 11वीं शताब्दी में मांडू को परमार के शासनकाल में प्रसिद्धि प्राप्त हुई, और परमार राजाओं की राजधानी भी रही है। साथ में हम देखें 13वीं सदी में, तो 13वीं सदी में मुसलमान शासकों ने इस पर कब्जा कर लिया था, जिसमें हम देखें गैसुद्दीन बाज बहादुर के काल में जो है यह अनेक महल और किले बनवाए गए, इसलिए मांडू को किले की नगरी भी कहा जाता है। बाद में मांडव जो है इंदौर की मराठा रियासत के अधिपत्य में चला गया। जो राजा थे यानी कि मांडू को एक प्रकार से राजा बाज बहादुर, और उनकी रानी थी रूपमती, उसकी प्रणय गाथा से भी जोड़ा जाता है। साथ में हम देखें एक प्रकार से दिलावर खां के एक पुत्र थे जिनका नाम था होशंग शाह। उन्होंने 1405 में अपनी राजधानी जो है इसको बनाया था, मतलब राजधानी धार से मांडू ट्रांसफ़र किया गया था। इसी के साथ में मांडू लगभग जो है 45 किलोमीटर लंबी दीवारों से घिरा हुआ है, और यहाँ पे अगर देखें तो इनमें 12 दरवाजे हैं। इनमें सुल्तान या दिल्ली का जो दरवाज़ा है, दिल्ली का दरवाज़ा काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, जहाँ तक पहुँचने के लिए कई दरवाज़ों से गुजरना पड़ता है। और मांडू का एक प्रकार से प्रवेश द्वार भी इसको कहा जाता है, जो मांडू है मतलब इसको, ठीक है। निर्माण इसका 1405 से 1407 के मध्य हुआ था। इसी के अंतर्गत कुछ दर्शनीय स्थल है, जैसे कि देख सकते हैं हम, देखिए यहाँ पे मांडू के अंतर्गत तो यहाँ पर हमको हिंडोला महल देखने को मिलता है, जहाज महल, होशंग शाह का मकबरा, जामा मस्जिद, अशरफी महल, रेवा कुंड, रूपमती मंडप, नीलकंठ महल, इसके साथ में हाथी महल और लोहानी गुफा। ये सभी हमको दर्शनीय स्थल के रूप में देखने को मिलता है मांडू के अंतर्गत। और मांडू कहाँ देखने मिलेगा, धार में। अब आगे देखते हैं सांची। तो सांची आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सांची 1989 में विश्व धरोहर, मतलब जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व विरासत सूची है, उसमें शामिल कर लिया गया। एक हमने पढ़ लिया अभी खजुराहो के बारे में, एक पढ़ रहे हैं हम सांची, और भीमबेटका के बारे में हमने शुरू में पढ़ लिया। तो 3 इस प्रकार से आपके विश्व धरोहर के रूप में कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो पर्यटन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, साथ में विश्व धरोहर सूची भी आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो हम यहाँ देख सकते हैं सांची के बारे में। सांची आपको रायसेन के अंतर्गत देखने को मिलेगी। जो स्थान है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूरी पर रायसेन ज़िले में स्थित है। सांची को जो है प्राचीन काल में काकनाया या काकनाडा बोटा या फिर जो है बोटाश्री पर्वत के नाम से इसको जाना जाता था। तो अलग अलग नाम है इसके। यहाँ स्थित जो स्मारक है उनका निर्माण अगर देखें तो 30 मतलब जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में देखें तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी ईसवी, मतलब BC से लेकर AD तक इसका जो है लगातार निर्माण कार्य जारी रहा। और जो सांची है, मतलब एक प्रकार से देखें सांची के पुराने स्मारकों के निर्माण का श्रेय किसको जाता है, अशोक, जो सम्राट अशोक है उनको जाता है। और उनकी जो रानी थी उसकी इच्छा अनुसार इन्होंने यहाँ पे निर्माण कराया था। स्तूप, विहार एवं एकात्म स्तंभ का निर्माण कराया था। शुंग काल में सांची एवं उसके निकटवर्ती स्थानों पर अनेक स्मारकों का निर्माण हुआ। और इसी काल में अशोक ने देखें तो ईंट निर्मित स्तूप, जिसमें प्रस्तर खंडों से आच्छादित थे, उनका निर्माण कराया गया। सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप की अगर बात करें तो इसमें अपने प्रवेश द्वार के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। हम देख सकते हैं सांची का जो स्तूप है एक प्रकार से अर्धवृत्ताकार है इस प्रकार से, और 4 मतलब 3 उसमें बाउंड्री है, ठीक है, नीचे वाली, बीच और एक ऊपर वाली, ठीक। तो हमने देखे थे उसको कहाँ पे, हिस्ट्री के अंतर्गत जब हम पढ़ रहे थे। तो प्रवेश द्वार काफ़ी उल्लेखनीय है। और इसी के अंतर्गत जो स्तूप है उसके अंतर्गत 2 और 3 स्तूप क्रमांक 2 और 3 है। मंदिर का निर्माण शुंग काल में हुआ था।
भारत सरकार के पुरातत्व जो सर्वेक्षण विभाग है उसके द्वारा सांची के निकटवर्ती स्थानों पर खुदाई में सांची सदृश अन्य स्तूप श्रृंखला का पता चलता है। तो कुछ दर्शनीय स्थल है वो हम देख लेते हैं, जैसे कि स्तूप क्रमांक 1 है। तो स्तूप क्रमांक 1 की अगर बात करें तो ये 36 मीटर की इसकी परिधि है और 16 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और स्तूप क्रमांक 2 की अगर बात करें तो ये पाषाण काल में निर्मित एक घेरा है। स्तूप क्रमांक 3 है, धार्मिक महत्व की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये देख सकते हैं हम। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम उज्जैन की। तो उज्जैन देख सकते हैं, देखिए उज्जैन जो है उज्जैन के अंतर्गत ये ज़िला है और उज्जैन के अंतर्गत हम काफ़ी इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, जो उज्जैन है उसको उज्जैनी या अवंतिका कहा जाता था और मध्य प्रदेश का प्रमुख शहर है ये, और जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ मतलब यह एक अत्यंत प्राचीन शहर है और जो महाकवि कालिदास थे उन्होंने एक प्रकार से उनके द्वारा एक वर्णित है श्री विशाला, उसमें इनको जो है मतलब जो उज्जैन है उसको सार्वभौम नगरी की संज्ञा दी है। प्राचीन समय की अगर बात करें तो उज्जैन जो है शिक्षा का केंद्र था। साथ में संदीपनी ऋषि, राजा विक्रमादित्य, महान कवि कालिदास आदि की स्मृतियों का प्रतीक भी माना जाता है। और यहाँ पे जो है महाकुंभ जो मेला हमने देखे थे 12 वर्षों में आयोजित किया जाता है, जिसे हम सिंहस्थ पर्व के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ लिए हैं पीछे। इसके बाद हम कुछ और देखें, जैसे अन्य नाम हमने देखे तो उज्जैनी, अवंतिका, अमरावती, प्रतिकल्पा और कुमुद्यति है ना, ये जो नाम है इसके उज्जैन के, इन नामों से इसकी महिमा मतलब जो है गाथाएँ पहले वर्णित की गई है। और जो कृष्ण और सुदामा हैं उनकी शिक्षा का केंद्र जो कि संदीपनी आश्रम, वो यहीं पे हमको देखने को मिलता है। 12 ज्योतिर्लिंग भारत के अंतर्गत उनमें से एक महाकालेश्वर के रूप में देखने को मिलता है। कुछ दर्शनीय स्थल देख सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे महाकालेश्वर मंदिर, विक्रांत भैरव, काल भैरव, हरिसिद्धि, 64 योगिनी, गढ़ कालिका, भोपाल मंदिर, अवंती, पार्श्वनाथ, ठीक है। तो भोपाल मंदिर भोपाल में ना होकर कहाँ है, उज्जैन में, तो ये आप ध्यान में रखिए। आगे देखते हैं भेड़ाघाट। तो भेड़ाघाट के बारे में आपको पता होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जबलपुर के अंतर्गत देखने को मिलता है और मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक प्रकार से एक स्मरणीय स्थल के रूप में ये नज़र आता है। भेड़ाघाट जो है संगमरमरी चट्टानों की जो बीच है उसमें तेज प्रवाह में जो नर्मदा नदी है उसका बहता हुआ जल पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करता है। और जबलपुर से 21 किलोमीटर दूर ये देखने को मिलता है, जहाँ पे संगमरमर की ऊंची दूधिया चट्टानों के बीच जो नर्मदा नदी है वो काफ़ी बहती हुई अच्छी मतलब जो है काफ़ी आकर्षक प्रतीत होती है। नौका विहार की सुविधा भी हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसे दर्शनीय स्थल में हमको नौका विहार देख सकते हैं हम किसका, पूर्णिमा रात्रि का, धुआंधार जलप्रपात, इसके अलावा बंदर कूदनी, 64 योगिनी और गौरी शंकर मंदिर, ये सभी इंपॉर्टेंट दर्शनीय स्थल भेड़ाघाट के अंदर। आगे देखते हैं चित्रकूट। तो चित्रकूट की अगर बात करें हम तो चित्रकूट आपको सतना में देखने को मिलता है और यहाँ पे मंदाकिनी नदी के किनारे ये जो है सतना में एक प्रकार से भारत के प्राचीनतम स्थलों में से एक है। और प्राचीनतम समय में तपस्या और शांति का स्थल चित्रकूट जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश के बाल अवतार का स्थान भी माना जाता है। वनवास के दौरान जो भगवान राम है, सीता, लक्ष्मण है, वो महर्षि अत्रि तथा सती अनसुईया के अतिथि बनकर यहीं पे आए थे। चारों ओर विंध्य पर्वतमालाओं और जो सघन वन है उससे घिरे जो चित्रकूट है उसमें एक प्रकार से अनेक आश्चर्यों के रूप में उनको देखा जा सकता है। प्राकृतिक रूप से जो है चित्रकूट में पर्यटक मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। कुछ दर्शनीय स्थल देख लेते हैं हम इसके अंतर्गत, तो उसके बारे में यहाँ देखिए। राम घाट में हमको जो है घाटों की कतारें देखने को मिलती है, कामदगिरी, जानकी कुंड, सती अनसुईया, गुप्त गोदावरी और हनुमान धारा इसकी प्रमुख दर्शनीय स्थल है। इसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पे अगले जो है हमारे सामने शिवपुरी। तो शिवपुरी जो दर्शनीय स्थल है वो हमको शिवपुरी ज़िले में देखने को मिलता है और ये एक प्रकार की पर्यटन नगरी है और काफ़ी इसका जो है मतलब यहाँ का जो सौंदर्य है काफ़ी अनुपम है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने के लिए यहाँ पर्यटकों की काफ़ी हुजूम या बड़ी संख्या में पर्यटक देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। यह जो है ग्वालियर जो के जो रियासत के सिंधिया राजा थे उनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी रह चुकी है। शिवपुरी आज भी अपनी जो है सुंदर राजप्रसादों, संगमरमर से निर्मित अलंकृत छतरियों के लिए एक प्रकार से अगर देखें तो जो राजसी विरासत है उसकी काफ़ी याद दिलाती है। दुर्लभ वन्य प्राणियों और पक्षियों के लिए यहाँ जो अभ्यारण्य है जिसे हम माधव अभ्यारण्य के रूप में जानते हैं तो काफ़ी आकर्षक है ये। और कुछ दर्शनीय स्थल भी हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे सिंधिया राजवंश की कलात्मक छतरियाँ,
गुलाबी रंग का माधव विलास, वीर तात्या टोपी की विशाल मूर्ति, माधव राष्ट्रीय उद्यान और जॉर्ज कैसल का भवन हमको यहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट है बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ हम देख सकते हैं, ये एक प्रकार से विंध्य पर्वतमाला की जो दूरस्थ पहाड़ियाँ उसमें फैला हुआ है और कहाँ पर देख सकते हैं, उमरिया ज़िले में। ठीक है, इसके अलावा सफ़ेद शेरों की मातृभूमि इसको कहा जाता है बांधवगढ़ को, और यहाँ की जो घाटियाँ एवं ढलान है वो एक प्रकार से वहाँ पर साल वनों का फैलाव देखने को मिलता है। दर्शनीय स्थल, तो 22 से अधिक जातियों के स्तनपायी यहाँ पाए जाते हैं, साथ में 250 से अधिक जातियों के पक्षी यहाँ देखने को मिलते हैं, और यहाँ विभिन्न एक प्रकार से विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों एवं विविध वन्य प्राणियों की का है जो है मतलब वन्य प्राणियों से समृद्ध है ये बांधवगढ़। इसके अलावा विदिशा की बात करें तो विदिशा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पर्यटन की दृष्टि से। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे विदिशा के अंतर्गत ये देख सकते हैं, और ये जो है मालवा के जो उपजाऊ पठारी क्षेत्र है उसके उत्तर पूर्व में। तो हम देख सकते हैं उत्तर पूर्व में ये हिस्से में तथा पश्चिम में मुख्य पठार से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसको अगर देखें तो विदिशा को बेसनगर और भेलसा के नाम से ये काफ़ी प्रसिद्ध है, और यह क्षेत्र मतलब इतिहास में समृद्ध धरोहर के रूप में सांची से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक प्रकार से देखें तो बेतवा और जो बेस नदी है उसके बीच में अवस्थित है। इसके अलावा विदिशा का जो उल्लेख है जो कालिदास थे, उन्होंने अपनी महान कृति मेघदूत में इसका वर्णन किया है। यह क्षेत्र शुंग, नाग, सातवाहन तथा गुप्त सम्राटों के अधीन रहकर अत्यंत समृद्धि को प्राप्त हुआ है, ये हम देख सकते हैं। ठीक है, और बौद्ध और जैन धर्मों का शक्तिशाली केंद्र भी इसको माना जाता है, मतलब ये रहा है। ठीक है, बौद्ध और जैन धर्मों का केंद्र। कुछ दर्शनीय स्थल है जैसे कि गुम्बज है, बीजा मंडल है, लोहांगी शिला, हेलियोडोरस का स्तंभ, गरुड़ स्तंभ जिसे बोलते हैं। ठीक है, खम्बा बाबा जो वासुदेव के सम्मान में बनाया गया था। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पे, तो हमको देखने को मिलता है ग्यारसपुर। तो ग्यारसपुर भी हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, ये भी विदिशा में। और ये जो ग्यारसपुर है वो विदिशा ज़िले में स्थित एक प्रकार से सांची से लगभग 41 किलोमीटर दूर स्थित है, और काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है मध्य युग का। इसके इर्द गिर्द मिले अवशेषों से पता चलता है कि ये जो है बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों का यहाँ पे प्रभाव मतलब तीनों धर्मों का प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है। ग्यारसपुर में एक पहाड़ी ढलान पर काफ़ी ऐतिहासिक रूप से माला देवी का मंदिर है, और घाटी के कोने में स्थित है मंदिर एक आभूषण की तरह दिखाई देता है, और इसको जो है 9वीं से 10वीं सदी के आसपास अगर देखें तो चट्टान को काटकर इसको बनाया गया था। ठीक है, दर्शनीय स्थल वज्रमठ, अठखंबा, हिंडोला तोरण, माला देवी के नक्काशीदार स्तंभ, ये सभी चीज़ें यहाँ पर दर्शनीय स्थल के रूप में देखने को मिलती है। ओंकारेश्वर की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो ओंकारेश्वर आपको खंडवा में देखने को मिलता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब जो 12 ज्योतिर्लिंग है भारत के अंतर्गत उनमें से एक है, ओम की आकृति वाला। तो खंडवा में ये देखने को मिलता है, खंडवा ज़िले में नर्मदा नदी के तट पर, और जो 12 ज्योतिर्लिंग उनमें से एक है ओम की आकृति वाला। प्राचीन काल से ये जो है काफ़ी तीर्थ स्थान के रूप में प्रसिद्ध रहा है। कुछ दर्शनीय स्थल जैसे कि सिद्धनाथ मंदिर, 24 अवतार, ओंकार मानधाता और सप्तमात्र का मंदिर, ये सारे इंपॉर्टेंट मतलब हमको दर्शनीय स्थल के रूप में नज़र आते हैं ओंकारेश्वर के अंदर, मतलब खंडवा में। फिर देखते हैं हनुमंतिया टापू। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो खंडवा है इसी के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। तो खंडवा ज़िले के पास, मतलब जो खंडवा ज़िले में नर्मदा नदी के तट पर एक प्रकार से मतलब हम देखें तो मध्य प्रदेश के खंडवा के पास जो इंदिरा सागर बांध है, इंदिरा सागर बांध के बैक वाटर में निर्मित हनुमंतिया टापू को मध्य प्रदेश का गोवा कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का पहला टूरिस्ट आइलैंड है, और नर्मदा नदी की जो बीच में जो लहरें हैं, नर्मदा नदी की जो लहरें उसके बीच में स्थित एक टापू में एक प्रकार से देखें तो पर्यटकों के लिए काफ़ी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर्यटक जो है इंदिरा सागर बांध, साथ में सिंघा जी, जो संत सिंघा जी थे, उनकी समाधि यहाँ पे दर्शनीय स्थल के रूप में देख सकते हैं हनुमंतिया टापू पर। महेश्वर की अगर बात करें तो ये आपको खरगोन अर्थात खरगोन ज़िले में देखने, नीचे ज़िले है जो महेश्वर के मतलब खरगोन ज़िले के अंतर्गत महेश्वर देखने को मिलता है, ये हम देख सकते हैं। और यहाँ जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के तट पर ये जो है महेश्वर एक सुंदर शहर है जो कि इंदौर से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। रामायण काल में एक प्रकार से देखें तो रामायण काल में इसको महेशमती का नाम से जाना जाता था, और जो हैय वंश थे, मतलब पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर देखें तो ये शहर जो है हैय वंश के जो राजा थे सहस्त्रार्जुन,
उनकी राजधानी हुआ करता था। ठीक है, इसके अलावा मतलब जो हेय वंश थे उसको एक प्रकार से हेय वंश के जो राजा थे उसको रावण ने हराया था। महेश्वर जो है कालांतर में अगर देखें तो होलकर राज्य की राजधानी भी रहा है। ठीक है, देवी अहिल्याबाई होलकर के समय बनाए गए जो यहाँ के घाट थे बहुत ही सुंदर देखने को मिलते हैं। इनका प्रतिबिंब नर्मदा नदी के जल में बहुत सुंदर दिखाई देता है। यहाँ पर नर्मदा नदी के घाट पर अत्यंत कलात्मक मंदिर देखने को मिलता है जिसका नाम है राज राजेश्वरी मंदिर, काफ़ी प्रमुख है। और आदि गुरु शंकराचार्य तथा जो पंडित मंडन मिश्र उनका प्रसिद्ध शास्त्रार्थ यहीं पर हुआ था। कुछ दर्शनीय स्थल यहाँ पे जैसे कि अहिल्या संग्रहालय, राजगद्दी और राजवाड़ा, घाट तथा मंदिर, महेश्वर की जो है साड़ियाँ वो भी यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट देखने को मिलती है। अब देखते हैं ओरछा। तो ओरछा की अगर बात करें हम यहाँ पे तो ओरछा हमको जो है कहाँ पे देखने को मिलता है, निवाड़ी के अंतर्गत। ठीक है, इसकी स्थापना जो है कहाँ कब देखने को मिलती है, 16वीं सदी में जो बुंदेला राजपूत थे रुद्र प्रताप इनके द्वारा की गई थी। और ओरछा के अंतर्गत जो प्रांगण है, प्रांगण में हमको काफ़ी मकबरे और स्मारक देखने को मिलते हैं। इनमें से प्रत्येक का रोचक इतिहास है, मध्यकाल की है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगरी है। इसके अलावा मध्य काल की अगर देखें तो जो है मतलब काफ़ी धार्मिक दृष्टि से काफ़ी ये महत्वपूर्ण है जो ओरछा है। यहाँ पे अगर देखें तो ओरछा एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे राम की पूजा राजा के रूप में की जाती है, मतलब भगवान के रूप में न की जाकर राजा के रूप में पूजा की जाती है। कुछ दर्शनीय स्थल जैसे जहांगीर का महल, राजमहल, राय प्रवीण महल, राम राजा का मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और फूलबाग यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर देखते हैं भोजपुर। तो भोजपुर हमको कहाँ देखने को मिलेगा, रायसेन में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। जो भोजपुर है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के किनारे में यह बसा हुआ है और प्राचीन काल का यह नगर जो है उत्तर भारत का सोमनाथ कहा जाता है। इसके अलावा इस नगरी जो ये नगर है भोजपुर नगर तथा इसके जो है शिवलिंग, इसकी स्थापना धार के प्रसिद्ध जो परमार राजा थे राजा भोज ने 1010 से 1053 ईस्वी के आसपास इसमें जो है इसकी स्थापना की थी। और इसे जो है भोजपुर मंदिर या भोजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। कुछ दर्शनीय स्थल जैसे भोजेश्वर मंदिर और जैन मंदिर यहाँ इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। फिर लास्ट जो हमारा पर्यटन स्थल वो है भोपाल। ठीक है, तो भोपाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश की राजधानी वर्तमान में। और 11वीं शताब्दी में अगर देखें तो जो भोजपाल थे और उसके पश्चात भोपाल नामक जो है मतलब भोजपाल और भोपाल नामक नगर परमार वंशी राजा भोज ने इसका मतलब जो है बसाया था। मध्य प्रदेश की राजधानी है वर्तमान में भोपाल। एक प्रकार से बहुरंगी तस्वीर पेश करता है। यह एक और जो है पुराना शहर और जहां लोगों की चहल पहल, उनके बीच बाजार, पुरानी सुंदर मस्जिदें तथा महल है। तथा दूसरी ओर वहीं हम देख सकते हैं नया शहर बसा हुआ है जिसमें सुंदर पार्क और हरे भरे जो वृक्ष गहरी राहत देते हैं। और जो भोपाल है 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। इसमें अगर देखें ये मध्य प्रदेश की वर्तमान राजधानी 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है और 2 झीलें भी यहाँ पे उपस्थित है। कुछ दर्शनीय स्थल देख सकते हैं हम इसमें। तो दर्शनीय स्थल के रूप में हमको यहाँ पे जैसे ताजुल मस्जिद, जामा मस्जिद, लक्ष्मी नारायण मंदिर, बिरला संग्रहालय, शौकत महल, सदर मंजिल, भारत भवन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, राजकीय संग्रहालय, इसके अलावा गांधी भवन, वन विहार, बड़ी और छोटी झील और मछली घर, ये सभी हमको देखने को मिलेंगे भोपाल के अंतर्गत। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पर्यटन की दृष्टि से। तो हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखे हैं जिसके अंतर्गत हमने सारे पर्यटन स्थलों के बारे में यहाँ पे जाने हैं। ये महेश्वर के बारे में हमने जाने। इसके अलावा हमने जो है हनुमंतिया टापू, इसके पहले हमने बहुत सारे जो पर्यटन स्थल है उनके बारे में यहाँ पे जाने हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं पर्यटन स्थल की अगर बात करें तो पर्यटन स्थल हमारे मतलब एक प्रकार से अगर देखें तो हमारा जो टॉपिक था मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर। ठीक है, मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर, साथ में हमने देखे थे पर्यटन। तो ये हमारा एक प्रकार से लास्ट टॉपिक था किसका, 4th यूनिट का। परंतु हमारे कुछ और टॉपिक रह गए हैं अभी जिसके अंतर्गत हम अभी देखेंगे साहित्यकारों के बारे में देखेंगे, साथ में हम देखेंगे कुछ पुरस्कार के बारे में। तो अगर ये दोनों कंप्लीट हो जाते हैं साहित्य और पुरस्कार तो हमारा जो है 4th यूनिट यहाँ पे एंड हो जाएगी। फिर हम 5th यूनिट पढ़ेंगे और 5th यूनिट जब एंड होगी तो उसके पश्चात हमारा जो है पेपर 1 का ए अभी चल रहा है,
फिर हमारा बी स्टार्ट होगा। बी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम उसको पढ़ेंगे।